हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कई टाइप इन द सेंस ये हुआ कि उनमें नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ठीक है। और फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। और जब वो सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सेल के अंदर जब उनके स्ट्रक्चर को हम लोग एज्यूम करते हैं तो वहां पे वो एक साइक्लिक कन्फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। और उस साइक्लिक कन्फॉर्मेशन के कारण वहां पे एक एक्स्ट्रा एनोमेरिक सेंटर या आप कहें एक एक्स्ट्रा एसिमेट्रिक सेंटर वहां पे एडअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक और तरह के डाई स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं जिनको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग आपको कुछ जो मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कि जो शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी तक जो भी शुगर्स बताया, जो भी मोनोसैकेराइड बताया, वो सब सिंपल शुगर थे, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स में ये सिंपल शुगर्स पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन इन सिंपल शुगर्स के अलावा कुछ ऐसी भी शुगर्स पाई जाती हैं जो इन सिंपल शुगर से डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल शुगर की अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक। तो जो शुगर डेरिवेटिव होते हैं वो इन्हीं सिंपल शुगर से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज से डिराइव्ड होके कोई अदर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल डिराइव्ड होके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल यहां ग्लूकोज से डिराइव हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे ग्लूकोज डेरिवेटिव, ग्लूकोज डेरिवेटिव, ठीक है। ग्लूकोज डेरिवेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज से डिराइव्ड होके आ रहा है, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल हमारा ग्लूकोज से डिराइव होके आया, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव कहेंगे। एक बात तय हुई, ठीक है। जितने भी मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो किसी सिंपल शुगर से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। इतनी बात यहां तक समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। अब जिस शुगर मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल डिराइव्ड होते हैं उनको कहा जाता है पेरेंट शुगर मॉलिक्यूल, पेरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक। पेरेंट शुगर मॉलिक्यूल, एक पेरेंट शुगर मॉलिक्यूल होगा, एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे और उन मॉडिफिकेशंस के थ्रू हमारा एक और नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे शुगर डेरिवेटिव, शुगर डेरिवेटिव। और ये शुगर डेरिवेटिव्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सेल के सर्वाइवल में। आगे चल के हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, ठीक। मैंने कहा कि सिंपल शुगर से शुगर डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है। अब सिंपल शुगर में क्या क्या चेंजेज होंगे जिसकी वजह से शुगर डेरिवेटिव्स बनते हैं, एक बात यहाँ पे जानने वाली है, ठीक है। तो क्या चेंजेज हो सकते हैं, ठीक, इन शुगर डेरिवेटिव्स, इन शुगर डेरिवेटिव्स और मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स, शुगर डेरिवेटिव्स, ठीक। शुगर डेरिवेटिव्स में क्या क्या शुगर डेरिवेटिव्स बनेंगे कैसे, एक सिंपल शुगर में मैंने बताया कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, ठीक है। तो वो मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो एक पॉसिबल मॉडिफिकेशन होता है, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाए, दिस इज रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए किसी अदर ग्रुप से, फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, ठीक है। ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, एक चीज। दूसरा जो पॉसिबल
काज हो सकता है इन डेरिवेटिव्स का कि कोई एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस शुगर मॉलिक्यूल का कोई एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस फ्रॉम एनी अदर ग्रुप। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसी अदर ग्रुप के साथ में रिप्लेस हो जाए। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी है एक कार्बन एटम ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये तीन मॉडिफिकेशंस अगर होते हैं, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक मॉडिफिकेशन किसी सिंपल शुगर में हो जाता है, तब क्या होता है, वो जो सिंपल शुगर है वो किसी शुगर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। मैंने आपको बताया था जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके पास एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब वो कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कोई कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, मैंने आपको एल्डोजेज और कीटोजेज बताए थे। ठीक है, वही कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किसी अदर ग्रुप से। उस कार्बोनिल ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा। कैसे आएगा आगे बताता हूं मैं आपको। ठीक, उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड्स के बाद बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो उनमें से कोई एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, एक कार्बन एटम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बन की बैकबोन होती है, उसमें कार्बन एटम की एक पूरी बैकबोन होती है। ठीक है, इस कार्बन बैकबोन में से कोई एक कार्बन एटम, ठीक है, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ये कन्वर्ट हो जाए COOH ग्रुप में। ठीक है, तो जो शुगर मॉलिक्यूल है वो तो बदल गया ना, अब वो पेरेंट शुगर किसी अदर मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, वो भी शुगर डेरिवेटिव ही है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबल काजेज हैं जिसके थ्रू एक सिंपल शुगर से शुगर डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से शुगर डेरिवेटिव्स हैं जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं या फिर किसी पेरेंट शुगर मॉलिक्यूल से ये बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग शुगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो नेचर में बहुत टाइप के शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं एक क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करेंगे शुगर एल्कोहल्स की। शुगर एल्कोहल्स, इनको एल्डिटॉल्स भी बोलते हैं, एल्डिटॉल्स। ठीक है, एल्डिटॉल्स। दूसरे आते हैं शुगर एसिड्स। ठीक है, इनको एल्डोनिक एसिड बोलते हैं, एल्डोनिक एसिड्स। इनको एल्डोनिक एसिड्स या लैक्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को लैक्टोन्स बोलते हैं, शुगर एसिड्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, ग्लाइकोसाइड्स के बाद हम लोग बात करेंगे अमीनो शुगर्स की। ठीक है, अमीनो शुगर्स। ठीक, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे शुगर फॉस्फेट एस्टर्स की। ठीक है, फॉस्फेट एस्टर्स के अलावा एक और शुगर डेरिवेटिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं वो, जिनको हम लोग डीऑक्सी शुगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी शुगर्स। ठीक, मैं यहां पे बना देता हूं इसको। एक होता है डीऑक्सी शुगर्स। ठीक है, डीऑक्सी शुगर्स। तो ये कुल मिला के इतने टाइप के शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूं। पहले आते हैं शुगर एल्कोहल्स। ठीक है, मतलब ये शुगर डेराइव्ड एल्कोहल्स होते हैं। ठीक, पहले कोई शुगर होगी वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, इनको हम लोग एल्डिटॉल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं शुगर एसिड्स। ये शुगर डेराइव्ड एसिड्स होते हैं।
ठीक है, कोई शुगर मॉलिक्यूल होगा उससे डिराइव्ड होकर कोई एसिड बन जाएगा, इसको हम लोग एल्डोनिक एसिड्स या फिर लैक्टोन बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा ग्लाइकोसाइड आएगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइड के बाद हमारा आएगा अमीनो शुगर, ठीक है, अमीनो शुगर, फॉस्फेट एस्टर, शुगर फॉस्फेट एस्टर इनको बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के बात करता हूं। और डीऑक्सी शुगर, इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं डीऑक्सी शुगर, क्योंकि इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। इसके बारे में हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। डीऑक्सी शुगर जो होते हैं इनका एग्जाम्पल होता है जैसे हमारा डीएनए में पाया जाने वाला डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर्स में बहुत सारे OH ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो उनमें से किसी एक OH ग्रुप का ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है, वो सब्सटीट्यूट हो जाता है और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही बचता है वहां पे, ठीक है। तो वहां से चूंकि ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलने को की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजिनेशन, ठीक है। तो शुगर के डीऑक्सीजिनेशन से जो शुगर बनी उसको हम लोग कह देते हैं डीऑक्सी शुगर, ठीक है। तो डीऑक्सी शुगर हमारा बेसिकली डीऑक्सीराइबोज है, ये पाया जाता है डीएनए में, और इसकी पूरी चर्चा हम लोग वहीं पे करेंगे जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम फिलहाल डीऑक्सी शुगर्स को छोड़ देंगे, लेकिन ये भी एक तरह का शुगर डेरिवेटिव होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक बार डिफाइन किया, ठीक है। तो ये सारे शुगर डेरिवेटिव्स हैं, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुगर एल्कोहल्स की, ठीक है। तो शुगर एल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं। शुगर एल्कोहल्स या फिर इन्हीं को कहा जाता है एल्डिटॉल्स, ठीक है। शुगर एल्कोहल या फिर एल्डिटॉल्स, ठीक है। शुगर एल्कोहल है मतलब एल्कोहल कंटेनिंग शुगर्स हैं ये, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा आकर के जुड़ेगा। बनेंगे कैसे, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये बनेंगे कैसे, ठीक है। तो शुगर एल्कोहल्स बनती कैसे हैं, इन शुगर एल्कोहल्स कार्बोनिल ग्रुप ऑफ पेरेंट शुगर is reduced to an alcohol group और इसी को एल्कोहल ग्रुप को ही हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। आपने पढ़ा होगा कभी, अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एक एल्कोहल बनता है। सेम कहानी यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डोज में भी हो सकता है, कीटोज में भी हो सकता है, ठीक है। एल्डोज के केस में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोज के केस में क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। तो यही कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा, जो एल्डोज में, एल्डिहाइड में प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, अगर ये क्या होता है पेरेंट शुगर, अब वो पेरेंट शुगर कुछ भी हो सकती है, उस पेरेंट शुगर का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसका रिडक्शन होता है किसमें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो क्या बन जाता है, शुगर एल्कोहल, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिटॉल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, अगर हम लोग एल्डिटॉल्स के एग्जाम्पल्स देखें तो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। एक है सॉर्बिटॉल, ठीक है, और एक है मैनिटॉल, ठीक है। ये दोनों ही शुगर एल्कोहल्स हैं, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, इनकी पेरेंट शुगर क्या है ये थोड़ा सा देखें। सॉर्बिटॉल हमारा जो होता है ये आता है ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से बनता है सॉर्बिटॉल, ठीक है। और मैनिटॉल का नाम से ही पता चल रहा है, मैनिटॉल मतलब मैनोज, ठीक है। और तो हमारा मैनिटॉल किससे बनता है, मैनोज से,
मैनोज से क्या बनता है, मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल। इसका मतलब जो हमारा ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, और जो हमारा मैनोज का कार्बोनिल ग्रुप है वो भी रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। कैसे रिड्यूस होगा, मैं एक आपको बना के दिखाता हूं इसमें से। ठीक है, किस तरह से ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनता है मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने बनाया होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बहुत बार बनाया होगा, फिर से बनाता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है। सबसे पहले हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज है ये। ठीक है, उसके बाद हमारा 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की शुगर है, CH2OH लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये हमारा फिफ्थ कार्बन। ये है हमारा डी ग्लूकोज। ठीक, ये हमारा बेसिकली क्या है, डी ग्लूकोज। ठीक, अब अगर इस डी ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनना है जो कि एक एल्डिटॉल है या शुगर एल्कोहल है, तो मैंने आपको बताया कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कौन, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या होगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये रिड्यूस होगा किसमें, एक एल्कोहल ग्रुप में या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, तो सॉर्बिटॉल किस तरह से बनेगा, यहाँ पे मैं आपको सॉर्बिटॉल बना के दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहला हमारा जो ये पहला कार्बन है यानी कि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है ये रिड्यूस होगा। जब ये रिड्यूस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। ठीक, ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन कार्बन की वैलेंसी अभी चूंकि यहाँ पे क्या है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ के बनाऊं कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे, तो ये हमारा एक H है, एक OH जुड़ गया। ठीक, लेकिन अभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे एक और H आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं CH2OH। ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप था वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, CH2OH और ये हमारा पूरा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, OH H। ठीक, यहाँ पे OH H OH H OH H। ठीक है, ये क्या बन गया, सॉर्बिटॉल। ठीक, ये सॉर्बिटॉल बन गया। और ये हमारा जो कार्बन नंबर 1 था, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और ये बन गया सॉर्बिटॉल। ठीक है, एक चीज यहाँ पे हो गई। इसी तरह से मैनोज से मैनिटॉल भी बनेगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, क्योंकि मैनोज जो है वो कार्बन नंबर 2 पर ग्लूकोज का इपीमर है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, ये OH इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मैनिटॉल बन जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि जब कभी हम सोल्यूशन में किसी मोनोसैकेराइड को एज्यूम करेंगे तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए एक एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ का जो हमारा कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इंटरनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्ट करता था। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए होता था, एक तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए होता था, दूसरा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता था, तब हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता था। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एल्डिटॉल की या शुगर एल्कोहल्स की, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे शुगर एल्कोहल्स हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो हमारे शुगर एल्कोहल्स होते हैं, शुगर एल्कोहल्स cannot form साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, शुगर एल्कोहल्स साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये लीनियर चेन में पाए जाते हैं या ओपन चेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा
कार्बोनिल ग्रुप था वो अभी रिड्यूस हो गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे जो एल्डिटॉल्स हैं या फिर हम लोग कहें शुगर एल्कोहल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड शुगर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड शुगर डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, दीज आर द शुगर एसिड्स और एल्डोनिक एसिड्स, एल्डोनिक एसिड। ठीक है, एल्डोनिक एसिड। तो शुगर एसिड्स कैसे बनते हैं? सबसे पहली बात, शुगर एसिड्स बनते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, शुगर एसिड्स जब बनेंगे, इन शुगर एसिड्स इन शुगर एसिड्स द कार्बोनिल ग्रुप of the parent sugar is oxidized to a carboxylic group। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसी कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें? कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, और ये कार्बोनिल ग्रुप मोस्ट प्रेफरेबली किसी एल्डोज का एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर बात करें, तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, किस तरह से बनाता है थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाता हूं। ठीक, तो अगर ये ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज CHO 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH हो गया। यहाँ पे OH H OH H OH H OH H, ये क्या है? ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये ग्लूकोज है। ठीक, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, COOH। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, और बाकी का फॉर्मूला सिमिलर होगा, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये OH H OH H H। ठीक, ये हमारा बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। अब यहां पे आपने देखा कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था या एल्डिहाइड ग्रुप था, उसके ऑक्सीडेशन से इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन से क्या बन गया हमारा? ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, जिसकी वजह से एक मोनोसैकेराइड या एक सिंपल शुगर जो थी वो एक शुगर एसिड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है शुगर डिराइव्ड एसिड्स। ठीक है, तो ये तो एक मेथड था जो शुगर एसिड बनाता है। ठीक, इसके अलावा जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए भी प्रेफर हो सकते हैं, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए भी जा सकते हैं। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 टर्मिनल हैं, एक तो हमारा ये CHO वाला टर्मिनल है और दूसरा हमारा ये एंड वाला टर्मिनल है जो हमारा कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है,
तो अगर ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप के शुगर एसिड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑक्सीडेशन या सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इसका टर्मिनल OH है। ये क्या है? टर्मिनल OH। ये क्या है? टर्मिनल OH, सबसे लास्ट वाला OH है, इसलिए इसको कहा जा रहा है टर्मिनल OH, ठीक। अगर किसी मोनोसैकेराइड का, सपोज दैट वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है, ठीक है, उसका टर्मिनल OH ऑक्सीडाइज हो, क्या? इफ टर्मिनल OH ऑफ ए मोनोसैकेराइड ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो क्या ये क्या बनाएगा? ये बनाता है यूरोनिक एसिड, ठीक, यूरोनिक एसिड बनाता है। ए मोनोसैकेराइड मैंने लिखा है तो यूरोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और अगर वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है तो क्या बनाएगा? ग्लूकोरोनिक एसिड, तो क्या बनाएगा? ग्लूकोरोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट ये टर्मिनल OH है, यहाँ पे हमारा CHO लगा हुआ है, ठीक है, और इस ग्लूकोज का ये जो टर्मिनल OH है ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोनिक एसिड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? यूरोनिक एसिड हो गया, और चूंकि ये ग्लूकोज से बना हुआ है इसलिए क्या हो गया? ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। तो एक तो ये सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, जिसमें टर्मिनल OH जो था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, अगर जो हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम लोग कहें जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और हमारा टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर सुनिएगा, अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और हमारा टर्मिनल ऑक्सीजन ग्रुप या टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएं, ठीक है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएं, तब क्या बनेगा? तब एक अलग तरीके का वहां पे शुगर एसिड बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? ग्लूकेरिक एसिड। अगर हमारा ये भी ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और COOH आ गया, यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी COOH, ठीक है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया और हमारा टर्मिनल OH भी ऑक्सीडाइज हो गया। दोनों अगर ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं तब जो एसिड बनती है उसको कहा जाता है ग्लूकेरिक एसिड, ठीक है। तो ये पॉसिबल संभावनाएं हैं जहां जहां पे ऑक्सीडेशन होता है अगर शुगर्स में, तो हमारी शुगर एसिड्स बनती हैं, ठीक है। आप लोगों ने L-एस्कॉर्बिक एसिड का नाम सुना होगा, ठीक है, L-एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोगों ने स्टार बना के पॉइंट नोट कीजिएगा, L-एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है? विटामिन सी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरह की क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एल्डोनिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एक तरह की एल्डोनिक एसिड है या शुगर एसिड है या शुगर डेराइव्ड एसिड होती है, ठीक है। तो ये तो बात रही शुगर एसिड्स की, ठीक है। इसके बाद बात आती है ग्लाइकोसाइड्स की, ठीक है। जो तुम्हारा तीसरा शुगर डेराइव्ड मॉलिक्यूल है वो है ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स सबसे पहले ये जानते हैं ग्लाइकोसाइड्स बनते कैसे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे शुगर मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स लेते हैं तो वो एक हेमी एसिटल बनाते हैं, ठीक है। और वो हेमी एसिटल बनने के लिए एक एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है किसी एल्कोहलिक ग्रुप से।
ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग सारांश समझें तो क्या हुआ कि अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करता है किसी अल्कोहल ग्रुप से या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैंने आपको बताया था, तो बनाता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल बनाता है। ठीक है, वो हेमी एसिटल बनाता है। मैंने शुगर के केस में आपको बताया था कि शुगर में एक ही मॉलिक्यूल के पास एल्डिहाइड भी है और उसी मॉलिक्यूल के पास अल्कोहल भी है, इसीलिए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। मैंने चीज आपको बताया था। ठीक है, अगर ये हेमी एसिटल जो अभी बना है, अभी हम लोग शुगर मॉलिक्यूल को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरे के पास अल्कोहल ग्रुप है, दोनों ने रिएक्ट किया, हेमी एसिटल बना लिया। ठीक है, और अगर ये हेमी एसिटल जो है ये किसी अल्कोहल से फिर से किसी अल्कोहल से रिएक्ट कर जाए, ठीक है, ये हेमी एसिटल जो यहां पे बना, ये किसी अल्कोहल ग्रुप से अगर फिर से रिएक्ट कर जाए तो फिर वो क्या बनाता है, एसिटल बना लेता है। ठीक है, एसिटल बना लेता है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिएगा, फिर से मैं बताता हूं आपको। एक एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करता है, हेमी एसिटल बनाता है। ठीक है, और अगर वही हेमी एसिटल फिर से अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करता है तो वो एसिटल बनाता है। ठीक है, वो क्या बनाता है, एसिटल बनाता है। अब शुगर के केस में आप लोग देखिए, शुगर के केस में क्या होता था, वहां पे एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता था। ये हमारा ऑक्सीजन हुआ करता था। ये हमारा जो है ये क्या है, यहां पे ये हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है। अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये हमारा जो कार्बन नंबर 1 है वो क्या बनाता था, हेमी एसिटल बनाता था। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि हेमी एसिटल अगर किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए तो वो एसिटल बनाता है। ठीक है, और अगर अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर वो हेमी एसिटल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो हेमी एसिटल है वो किसी शुगर का हो, सपोज दैट ये एक शुगर है, जो हेमी एसिटल का डोनर है वो कोई शुगर मॉलिक्यूल है अगर, ठीक है, वो क्या है, कोई एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक, वो जाकर के किसी अल्कोहल से रिएक्ट कर ले रहा है। ठीक है, ये हेमी एसिटल, किसी शुगर से आया हुआ हेमी एसिटल किसी अदर अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड से या अल्कोहल कंटेनिंग मॉलिक्यूल से अगर रिएक्ट कर ले रहा है और वो एसिटल बना रहा है, ठीक है, वो एसिटल बना रहा है। ठीक, तो ये जो एसिटल अभी बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, किसी शुगर मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल ग्रुप किसी अदर मॉलिक्यूल के अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करके अगर एसिटल का फॉर्मेशन करता है तो वो जो एसिटल बनता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचर में जो ग्लाइकोसाइड्स के हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं ग्लाइकोसाइड्स के, जैसे कि ग्लूकोसाइड्स, ग्लूकोज से बनने वाले जो हमारे एसिटल्स होंगे, ग्लूकोसाइड्स हो गए। ठीक है, गैलेक्टोसाइड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक हमने आपको बताया होगा जब मैं आपको सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा रहा था ट्रांसपोर्टेशन में, वहां पे मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप का एक इनहिबिटर भी बताया था जिसका नाम था उबेन। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली इट इज द इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप का इनहिबिटर है, मैंने आपको बताया होगा ये चीज। ठीक है, नहीं बताया तो याद कर लीजिए, वैसे मैंने बताया वहां पे। ठीक है, उबेन हो गया। इसके अलावा एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। ठीक है, तो दीज आर द ग्लाइकोसाइड्स, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ए पेरेंट शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ शुगर डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, फोर्थ शुगर डेरिवेटिव जो कि हमने आपको बताया था अमीनो
शुगर्स। ठीक, अमीनो शुगर्स की बात करते हैं। अमीनो शुगर्स में क्या होगा, अमीनो शुगर्स में इन अमीनो शुगर्स the hydroxyl group of carbon number 2 is replaced by an amino group। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पे, वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ में, एक अमीनो ग्रुप के साथ में, इसीलिए इसको हम लोग अमीनो शुगर कहते हैं। ठीक है, और नेचर में पाई जाने वाली जो मोस्ट कॉमन अमीनो शुगर्स हैं उनका नाम है ग्लूकोसामीन, डी ग्लूकोसामीन, ठीक है, ग्लूकोसामीन, डी मैनोसामीन, और तीसरा डी गैलेक्टोसामीन। ठीक है, अब ये आते कहाँ से हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ग्लूकोसामीन आएगा ग्लूकोज से। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उससे अगर अमीनो ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, वो बना लेता है एक ग्लूकोसामीन। इसी तरह से मैनोसामीन आएगा मैनोज से, और गैलेक्टोसामीन आएगा गैलेक्टोज से। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमारे अमीनो शुगर्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो समझने वाली बात है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्लूकोसामीन के बारे में बात करता हूँ। थोड़ी सी बात यहाँ पे ग्लूकोसामीन के बारे में करते हैं, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोसामीन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं ग्लूकोज बनाता हूँ। ठीक, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 जो हमारा हेमी एसिटल है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, ये डी, ये हमारा बेसिकली अल्फा ग्लूकोज है। ये हमारा अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा जो हमने बताया कि जो हम अगर कोई अमीनो शुगर प्रोड्यूस होती है तो वहां पे होता क्या है, जो हमारा कार्बन नंबर 2 वाला OH ग्रुप है, मतलब ये वाला कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप, ये रिप्लेस हो जाता है। ये रिप्लेस हुआ किसके साथ में, एक अमीनो ग्रुप के साथ में। ठीक है, ये रिप्लेस होता है एक अमीनो ग्रुप के साथ में। ठीक, यहाँ पे आकर के अगर अमीनो ग्रुप जुड़ गया तो ये हो गया हमारा डी ग्लूकोसामीन। ठीक है, डी ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन के केस में जो हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ता है आकर के कार्बन नंबर 2 पे, वो बेसिकली कंडेंस्ड होता है किसके साथ में, एक एसिटिक एसिड के साथ में। ठीक है, ये किसके साथ में कंडेंस होता है, यहां से आकर के क्या जुड़ जाता है, एक एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां से आकर के क्या जुड़ जाता है, एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये आकर के यहां से जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे आकर के जुड़ता है, थोड़ा सा इसको तोड़ के मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे तोड़ के बनाएं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH और CH3। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो ये क्या बना लेता है, एक अलग ही मॉलिक्यूल बनाता है, और वो मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ग्लूकोसामीन मैक्सिमम केसेस में कंडेंस्ड होता है एसिटिक एसिड के साथ में। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है यहाँ पे। ठीक, ये H हो गया, ये OH हो गया। ठीक, ये हमारा
सेकंड नंबर का कार्बन है, मैं इसको बनाता हूं यहाँ पे, ये NH, ठीक है, और इसके साथ में ये हमारा एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक, इसके साथ में एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या होगा, N एसिटिल, और पहले क्या था ग्लूकोसामीन, अब ये क्या बन गया N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर होगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी की तरह होगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे है, ये हमारा एसिटिल ग्लूकोसामीन हो जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं NAG। बाकी मैं इसका किस तरह से डिनोट करते हैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। और N एसिटिल ग्लूकोसामीन कहाँ पे पाया जाता है, N एसिटिल ग्लूकोसामीन बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसका मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस में हमारा जो N एसिटिल ग्लूकोसामीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्या है, एक तरीके की अमीनो शुगर है, ठीक है। इसके अलावा एक और वहां पे शुगर डेरिवेटिव पाया जाता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग कहते हैं N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक, N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड ये भी ग्लूकोसामीन का ही एक डेरिवेटिव है, ठीक है, ये ग्लूकोसामीन का एक डेरिवेटिव है। इसमें क्या होता है, इसमें N एसिटिल ग्लूकोसामीन जो होता है हमारा, उसमें कार्बन नंबर 3 पे एक लैक्टेट आकर के जुड़ जाता है, ठीक, क्या आकर के जुड़ जाता है, लैक्टेट, कहां पे, कार्बन नंबर 3 पे, ठीक। N एसिटिल ग्लूकोसामीन था, ठीक, उसके कार्बन नंबर 3 पे अगर एक लैक्टेट आकर के जुड़ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड में, ठीक, N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अमीनो शुगर्स थे जिनके बारे में मुझे आपको डिस्कस करना था और ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट मैंने आपको जो बताया था फास्फेट एस्टर्स, थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। फास्फेट एस्टर्स, फॉस्फेट एस्टर्स, ठीक, फॉस्फेट एस्टर्स का मतलब फॉस्फो शुगर आप लोग बोल सकते हैं, फॉस्फो शुगर्स, ठीक, फॉस्फो शुगर्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, मतलब जो हमारी शुगर है, पेरेंट शुगर है, वो किसी फॉस्फेट के साथ में एस्टरीफाइड हो, मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन से एक फॉस्फेट आकर के जुड़ गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से अगर फॉस्फेट आके जुड़ गया तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। इसी तरह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट होता है, ठीक है। और ये सारे जो फॉस्फेट एस्टर्स होते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जब ग्लूकोज टूटना शुरू होता है तो किस तरह से सबसे पहले उसके फॉस्फेट एस्टर्स बनते हैं, फिर वो फॉस्फेट एस्टर्स जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया हमारा, ग्लिसरल्डिहाइड, ये सब इंपॉर्टेंट फॉस्फेट एस्टर्स हैं, 3 फॉस्फेट। ये सारे फॉस्फेट एस्टर्स इंटरमीडिएट्स होते हैं जब हमारे शुगर्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे हम लोग सिंथेसिस की बात करें, चाहे हम लोग मेटाबॉलिज्म की, चाहे हम लोग कैटाबॉलिज्म की बात करें, दोनों ही कंडीशंस में ये फॉस्फेट एस्टर्स बनते हैं और इन्हीं के जरिए जो हमारा एनर्जी का ट्रांसडक्शन होता है, जो हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। तो किस तरह से होता है इसकी चर्चा हम लोग मेटाबॉलिज्म में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मोनोसैकेराइड डिराइव्ड या शुगर डिराइव्ड डेरिवेटिव्स थे, ठीक है, जिनके बारे में मुझे आपको बताना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।